बात करेंगे बीएलए के खूनी संग्राम के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद आसिम मुनीर के फिसड्डी फौज का खोखला दम दुनिया के सामने आ चुका है। तो वहीं पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आजादी के लिए विद्रोह हो रहा है और इसमें सबसे आगे बलूचिस्तान है, जहां बलूच लड़ाकों की दहाड़ से पाकिस्तान की सेना के पैर उखड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से बलूचों ने पाकिस्तानी आर्मी पर हमले तेज कर दिए हैं और बलूचों के इन हमलों के बीच शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का डर सताने लगा है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को औकात दिखा दी है। अगर यह कहें कि बलूच लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमले से पाकिस्तान हिल चुका है तो गलत नहीं होगा। बलूच लड़ाकों के घातक प्रहार ने पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ रखी थी और अब एक बार फिर से बलूच लड़ाकों ने मुनीर की सेना को निशाना बनाया। बलूच लड़ाकों के इस बार 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं बलूच लड़ाकों ने जो यह हमला किया, इस हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। पाक के लिए काल बने बलूच लड़ाके। मुनीर की फौज में भगदड़, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। बलूच तैयार, मुनीर पर मौत वाला वार। बीएलए का खूनी संग्राम, मुनीर का मिटेगा नाम। आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों कोहराम मचा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों पाकिस्तानी सैनिकों का जीना मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाक आर्मी को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाके और टीटीपी के घातक हमलों से पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। आपको बता दें कि मुनीर सेना में बलूच लड़ाकों का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिकों की अपने पोस्टों से भागते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। और अब बलूचिस्तान के कलात के कुहा इलाके में पाकिस्तान की आर्मी पर बलूच लड़ाकों ने जोरदार हमला किया। मुनीर की सेना पर बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमले किए। बलूच लड़ाकों के हमले में कम से कम 8 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना पर उस समय हमला हुआ जब वह पैदल ही इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना को मौत के घाट उतारा है, बल्कि पिछले काफी समय से बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले से मुनीर सेना की कमर तोड़कर रख दी है। अगर बात हाल के समय की करें तो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर 10 हमलों की जिम्मेदारी ली है। बलूचों के इन 10 हमलों में मेजर जियाद समेत 23 सैनिक मारे गए। मस्तुंग में आईईडी धमाके में मेजर जियाद और 5 सैनिक मारे गए, तो वहीं अब गुल मस्तुंग में विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए। बलूचों ने घात लगाकर 13 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बलूच लड़ाके बड़ी संख्या में पाक आर्मी के काफिले पर हमला कर रहे हैं। बलूचों के अटैक में नोशकी में दस्ते का प्रमुख मारा गया। तलबंदीन और नोशकी में खनिजों से लदे 2 ट्रकों में बलूच लड़ाकों ने आग लगा दी। जमुरान में 2 आईडी ब्लास्ट में 1 सैनिक मारा गया। बुलिदा आईडी ब्लास्ट के जरिए बलूचों ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। कोयटा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया। बलूचिस्तान में एक बार फिर से आजादी की मांग तेज हो गई है। कई बलूच नेताओं ने तो पाकिस्तान से आजादी का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूच लड़ाके मुनीर सेना पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। दावा ये भी है कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है, जिन्हें छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। आसिम मुनीर और पाक सेना बौखलाई हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान सेना ने बलूच पत्रकारों और आम बलूचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूच लड़ाकों के प्रचंड प्रहार से मुनीर सेना के होश उड़े हुए हैं। बलूच लड़ाकों की दहाड़ से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं। तो वहीं शहबाज मुनीर को अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से इस वक्त बीएलए के हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डर रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ बलूच पत्रकार अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमर मस्ती खान जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अहमर जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों का जिक्र किया जाए तो बीएलए के हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। क्या अहमर जी ये माना जाए कि अब वो समय बेहद नजदीक है जब पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बलूचिस्तान को छोड़कर पीछे हटती नजर आएगी? नमस्ते। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले। मैं सलाम पेश करता हूं सुफियान कुर्द, रशीद बुजदार, जुनेद बलूच, नबील बादेनी, खालिद मोहम्मद सनी, नौजवानों को जिन्होंने अपने जानों का नजराना अपने मादरे वतन के लिए पेश किया। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जिहादियों को ठिकाने लगाते हुए इन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का सबूत देते हुए अपने अटल हो गए, वो अमर हो गए। उनके माओं को मेरा सलाम, उन बलूच माओं को जो इस किस्म के निडर सपूत पैदा करते हैं। देखिए, इनमें जो एक जिनका नाम सुफियान कुर्द है, इनका दादा जो है उनका नाम अब्दुल रहमान कुर्द था, बहुत ही मशहूर बलूचिस्तान के। वो उनको अयूब खान ने भी जेल में डाला था और भुट्टो ने भी जेल में डाला था। ये खानदान इस किस्म के ये दूसरे हमारे जो नौजवान शहीद हुए, मुझे यकीन है कि इनके भी इसी किस्म के हेरोइक स्ट्रगल में हिस्सा लेने वाले लोग हैं। ये अपने वतन पे हैं। देखें, हमें कोई शौक नहीं कि हम खून बहाएं, लेकिन हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई है पाकिस्तान की जलादी फौज की तरफ से। ये बाहर से आए हुए लोग, ये अपने बूट, बाहर के बूट जो है ये बात करते हैं ना जी। ये सबसे बड़ा फितना आज बलूचिस्तान में फितना अल पंजाबी फौज है। ये फितना अल पंजाबी फौज के गुज़श्ता एक हफ्ते में हमने 3 इनके मेजर जहन्नुम विसाल किए हैं। ये मेजर जो हैं हमारे इलाके में घुसकर इंसानियत के खिलाफ जुराइम और जंगी जुराइम में मुलव्वस थे। इनका नाम मेजर रबनवाज, इनका नाम मेजर जियाद अव्वल और इनका नाम मेजर अनवर काकड़। इन सब को हमने जहन्नुम विसाल किया है। हमारे फतह जरूर होगी। अभिषेक भाई, देखे, इनकलाब की कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। आज हमने ये साबित कर दिखाया है बिल्कुल कि दुनिया के हम एक गयूर तरीन, हम एक सब में ज्यादा करेजियस ब्रेवस नेशंस में से बिल्कुल अमर जी, बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में इस वक्त जाता नजर आ रहा है। और आपने भी अभी कहीं ना कहीं बातचीत में क्लियर किया कि ये ठान लिया है कि लड़ाई यूं ही जारी रहेगी जब तक आजादी नहीं मिल जाती। अस्थाना जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो स्थिति इस वक्त अस्थाना साहब देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि बीएलए का ये बढ़ता कद है, इस वजह से पाकिस्तानी सेना जो है लगातार घुटनों पर आ रही है, या पाकिस्तानी सेना ही इतनी विफल हो गई है कि वो बीएलए से भी लड़ाई अब नहीं लड़ पा रही? देखिए, जब भी एक लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है जो जस्ट वॉर हो, जस्ट वॉर कहते हैं प्रिंसिपल्स के तौर पे जी, तो उसमें जो लड़ाके हैं, जो अपनी जान फूंकते हैं, वो काबिले तारीफ हो जाता है। और उसमें किसी भी सेना का जो अतिक्रमण कर रही है उसका टिक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इसी जस्ट वॉर की मैं बात करना चाहूँ और दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, 1839 में अंग्रेजों ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करा। बलूचियों ने स्वतंत्रता हासिल की 1947 में, और उसके बाद पाकिस्तान ने उसी मुताबिक अतिक्रमण किया और जबरदस्ती 1948 में बलूचिस्तान को ऑक्युपाई किया। जी।
यही कोशिश उन्होंने 47 में कश्मीर के लिए की थी, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशन के बाद में जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तो मिलिट्री भारत की जाके उन्होंने बाकी का कश्मीर बचा दिया। और जब बाकी का जो पाकिस्तान में रह गया कश्मीर वो लेने की बात आई, तो अंग्रेजों ने किसी इनडायरेक्टली हमें किसी ना किसी तरीके से रोक लिया। तो ये एक तरीके से जबरदस्त अतिक्रमण है। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए, जब पाकिस्तान ने शामिल किया तो किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। बलूचिस्तान का 43.6 एरिया है पूरे पाकिस्तान का, इतना बड़ा प्रांत है, और सिर्फ 3.6% पॉपुलेशन है, और वो सबसे गरीब है। सबसे ज्यादा मिनरल हैं बलूचिस्तान में। तो जाहिर है कि ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक हुआ, ना उनकी देखभाल हुई, बल्कि काफी ज्यादा वहां पर मास ग्रेव्स हैं, रेप, ऑब्स्ट्रक्शन, और लोगों को गायब कर दिया जाता है। और पाकिस्तान मिलिट्री ने वहां पर हवाई जहाज, टैंक, हर चीज का इस्तेमाल किया है, जो कि अपने देश का, अगर वो बोलते हैं कि हमारा देश है, तो अपने देश की जनता के ऊपर कोई ऐसे इस्तेमाल करता नहीं है। तो इन अत्याचारों से एक नस्ल पैदा होती है जो इस अत्याचार के, अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी मजबूती से उड़ के आगे आती है, और उसी को आज हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो आजकल पैसा कमाने में और बंटवारे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में लग गई है, वो ग्राउंड के ऊपर लड़ाई करना उसके बस की बात नहीं है। जाहिर है कि अगर इन्फेंट्री वाला लड़ाई हो, जैसा कि अभी आपने बताया कमेंट्री में, कि जब पैदल तरीके से पैदल सेना घुसने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर है कि जो वहां के लड़ाके हैं बलूचिस्तान के, उनका पलड़ा भारी रहेगा। तो ये एक जस्ट वॉर है, यानी कि एक उनकी ईमानदारी की लड़ाई है। और क्योंकि ये ईमानदारी की लड़ाई है, उसमें किसी और का जीत पाना इतना आसान नहीं है। और जाहिर है कि अभी पाकिस्तान आर्मी को काफी मुंह की खानी पड़ रही है। बहुत सारे अटैक हुए हैं, और काफी ऐसी जगह हैं बलूचिस्तान में जहां पाकिस्तान आर्मी बेबस है और घुस भी नहीं सकती। अभिषेक। बिल्कुल सर। अहमद जी, दूसरी ओर अगर इस पूरी लड़ाई को लेकर बात की जाए, इस बीच हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो महिलाओं की भूमिका है वो बड़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई, और ये भी कुछ जानकारों का कहना था कि जो महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली, तो बलूच आंदोलन को, बलूचिस्तान के आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई मिली। बिल्कुल। देखें, आज के दिन ही ग्वादर शहर में इन्होंने बलूच वुमेन फोरम के शाली बलूच मोहतरमा और उनके साथियों को इन्होंने गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट कर लिया है, और उनको ग्वादर में रखा जा रहा है, ग्वादर पुलिस स्टेशन में। इसी तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, डॉक्टर महारंग बलूच, देखिए वो बेशक वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप उनके जो जलसे जुलूस हो रहे थे, आप अगर उनको देखते ना जी, वो रेफरेंडम था एक तरीके से कि हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी न थे और न हम कभी रहेंगे। हजारों के तादाद में, देखे बलूचिस्तान के शहर कोई मुंबई के तरह या कराची के तरह बहुत बड़ी आबादी वहां पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों के तादाद में लोग, जहां पर भी उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं डॉक्टर महारंग बलूच ने, वहां लोग आए हैं दूर दूर से चल चल के, समझ गए भाई। तो वहां पर ये हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, डॉक्टर महारंग बलूच के शिकल में, गुलजादी बलूच के शिकल में, बीबी बलूच के शिकल में, जिनको के आसिम मुनीर ने, देखिए आसिम मुनीर ने हमारे ऊपर तो हमें जबर कर रहा है, हमारे ऊपर तो उन्होंने, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा से कब्जा किया हुआ है, लेकिन इस वक्त दरअसल हकीकत ये है कि आसिम मुनीर ने अपने ही मुल्क को गुलाम बनाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान का हकीकी प्राइम मिनिस्टर है वो तो इमरान खान है, वो इलेक्शन जीता हुआ है, उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है आसिम मुनीर ने। मुझे थोड़ी सी अफसोस होती है
कि ये पंजाब के लोग ये क्यों इस तरीके से ये फौजी आमरीत को कबूल करते हैं। अगर पंजाब वाले उठ खड़े हों और कहें कि नहीं भाई हमें ये फौजी मंजूर नहीं है, अगर वो ये उठ खड़े हों कि ये फौजियों का जो नजरिया है गलत, टू नेशन और नफरत, देखें इन फौजी का नजरिया हमेशा से ही इंडियन हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड, इस बकवास पे ये लोगों का नजरिया रहा है। समझ रहे हैं ना अभिषेक जी? बिल्कुल। हमारा इनके नजरिए से कोई काम ही नहीं है, ना कभी पहले था ना आगे चलकर रहेगा। हम जो हैं ये जो 30 मिलियन बलूच है लोग हैं हमारी, हम अपने एक जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई यहाँ जो मौजूद हैं जनरल साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे तहरीक को जस्ट स्ट्रगल कह रहे हैं। और देखें आपके यहाँ इस किस्म के मुहज्जब किस्म के जनरल हैं, थिंकिंग। हमारे यहाँ ये जो जिहादी है, आप देखें आसिम मुनीर की लैंग्वेज आप देख लें, ये कोई आर्मी चीफ को जेब देता है कि आप आके अपने ही लोगों को कहें कि आप जो है हमसे 10 नस्लों तक नहीं लड़ सकते हैं। देखें हमने फैसला किया हुआ है अभिषेक भाई, हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है कि कब होगा, लेकिन हम इनसे 10 नस्ल नहीं, हम 100 नस्ल तक लड़ेंगे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम पंजाबियों को अपने इलाके पे गलबा लेने की इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल अमर जी, ये एक बड़ा संदेश आपने दिया जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी 10 पुश्तें भी आगे जो है लगातार लड़ती रहेंगी जब तक ये लड़ाई एक नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। अस्थाना जी, दूसरी और पाकिस्तान को लेकर बात की जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा नजर आ रहा है और कई हिस्सों में टूटता नजर आ रहा है। सिंध को लेकर बात करें, सिंधुस्तान की मांग वहां पर, बलूचिस्तान लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, पंजाब भी अलग होने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में जाएं तो वहां पर भी टीटीपी का बोलबाला लगातार बढ़ रहा है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा पर, वजीरिस्तान पर कब्जा करने की तैयारी में है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में शासन है जी, बल्कि शासन है उसको कुशासन कहा जाए, तो चाहे वो माली हालात हैं, चाहे वो अतिक्रमण है, चाहे वो लोगों के ऊपर अत्याचार है, चाहे वो पश्तून्स के ऊपर अत्याचार है, चाहे वो पीओके के ऊपर अत्याचार है, या गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अपना असर दिखा रही हैं। और अभी क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री का बोलबाला है, तो ये जबरदस्ती उनको दबाने के कोशिश में हैं। और कुछ बाहर की ताकतें जो हैं, जैसे चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनको ये सूट करता है और इसलिए वो पाकिस्तान मिलिट्री का साथ देते हैं और उनकी मदद भी करते रहते हैं। और क्योंकि ये मदद उनको मिल रही है तो उन्हें लगता है कि नहीं, अभी मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर मुझे चीन और अमेरिका से मदद मिल रही है तो मैं ये कर सकता हूं और मैं इन्हें दबा पाऊंगा। तो वो इस कॉन्फिडेंस से आगे चले जा रहे हैं। और जहां तक बाकी सूबों का सवाल है, चाहे से खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर भी कई इलाके हैं जहां पाकिस्तान मिलिट्री अभी घुस नहीं सकती है। और देखिए सब जगह यही प्रॉब्लम है। जहां तक पश्तून की प्रॉब्लम है, उनका भी काफी बड़ा तगमा जो है वो अफगानिस्तान में है। और ये ड्यूरेंट लाइन वो नहीं मानते। ये ड्यूरेंट लाइन एक जबरदस्ती थोपी हुई लाइन है जो पश्तूनी कौम को अलग करती है। उसी मुताबिक अगर आप बलूचिस्तान को भी देखें तो जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वो तकरीबन 70% है जी। कुछ बलूची ईरान में रहते हैं और कुछ अफगानिस्तान में रहते हैं, और वो भी एक ग्रेटर बलूचिस्तान की भी मांग करते हैं। और उसी मुताबिक पश्तून भी दोनों अलग नहीं हैं, जो चाहे ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तो ये सब चीज़ों को आप एक जबरदस्ती अतिक्रमण करके आपने एक देश तो बना लिया, लेकिन अब उस देश को इकट्ठे रख पाना, ये टाइम ही बताएगा कि ये रख पाएंगे इकट्ठा या नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आवाज़ें इस तरीके से आ रही हैं। और बाहर की मदद से कोई देश चलता नहीं है ज़्यादा दिन। जितने अभी IMF का भी कितनी बार बेल आउट ये लोग ले चुके हैं, एक वक्त आएगा जब सारे के सारे फेडअप हो जाएंगे और सबको दिक्कत होगी इसके बाद पैसा देने में। चीन भी अभी कोई खास पैसे नहीं लगा रहा है, जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना भी नहीं लगाया, और इतना ज़्यादा लोन अभी हो गया है, वापस करने की हालत में नहीं है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान मिलिट्री
रिच भी हो रही है और अपने डिफेंस बजट के लिए वो पैसा फिर भी निकाल ही लेते हैं, चाहे लोगों को खाना मिले और दूध मिले या ना मिले। तो ये एक इस किस्म के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि ये सारे जितना भी रिजेंटमेंट है, जितना भी जो इन लोगों का डिसग्रंटलमेंट है, अगर किसी तरीके से वो ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाए और ऑर्गेनाइज होके एक ऐसा सैलाब आ सकता है जैसे बांग्लादेश में कभी आया था, और उसके बाद कुछ थोड़ी मदद के बाद में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। जी बिल्कुल। अमर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर चीन का जिक्र अस्थाना जी ने किया, क्या आपको लगता है कि जो आपकी आज़ादी की लड़ाई है, यानी कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई है, उसमें चीन भी एक रोड़ा बनता नजर आ रहा है? क्योंकि चीन ने भी CPEC कॉरिडोर के माध्यम से अरबों का इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में किया है। ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो उसकी डील पाकिस्तानी सरकार के साथ जो हुई है वो बरकरार रहे। ये देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब जी। जब आपके तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जी तो ये कोई पाकिस्तान की तो एयरफोर्स या पाकिस्तान तो नहीं लड़ रहा था। ये तो दरअसल चाइनीज थे ना जी। चाइनीज वेपन्स थे, चाइनीज एयरक्राफ्ट थे। ये चाइना को बिल्कुल हमारे इलाके में इनको चाइना की हद से ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। मैं तो चाइनीज़ को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, चेयरमैन माओ जो थे उनका टीचिंग था कि लोगों को उनकी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए। ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ जो हुक्मरान हैं, ये तो चेयरमैन माओ के पता नहीं उन्होंने कितना फॉलो किया, नहीं किया अपने मुल्क में, तो शायद उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनका तो ये था कि कौमों को हक के खुद इख्तियारी मिलना चाहिए। ये माओ के टीचिंग्स थे। ये चाइना में जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी हैं वो माओ के टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इन जल्लादी जिहादी, अभी भी आसिम मुनीर वहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी आसिम मुनीर वहीं अपने चीनी अब्बा के पास पहुंचे हुए हैं। ये अपने चाइनीज अब्बा के पास जाएं या अमरीकी मामा के पास जाएं, देखें हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है कि हम इनको अपने इलाके से निकालेंगे। इन किसी को भी देखे, कोई किसी को शौक नहीं होता है खून बहाने का। ये आए हुए हमारे घर में, ये पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज, ये तो ये समझता है शायद कि खुदा भी पंजाबी है। भाई क्या खुदा भी पंजाबी है कि आप हमारे घर में आके हमें घुस के मारते हैं और अपने आप को शहीद कहते हैं और हमें कहते हैं हमने इनको मार दिया है? आप कैसे शहीद हो गए? शहीद तो हमारे बच्चे हैं जो अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं। आप तो गाजिब हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, आप हमारे साथ बात करें। देखे 2 दिन पहले BYC के लीडर समीदीन बलोच ने कहा कि भाई बात करें, हमारे साथ बात करें। ये तो बात करने को तैयार नहीं है, गुरूर में लगे हुए हैं ये जनरल 5 सितारे लगा के, जो इनको मरियम नवाज शरीफ ने कमीज भेजा है 5 सितारे वाले। मरियम नवाज शरीफ ने ओके किया ना, इनको 5 सितारे लगने चाहिए, तो ये उनके कमीज पहन के हमारे ऊपर ये आके वो कर रहे हैं जो अंग्रेज ने भी नहीं किया। देखिए अंग्रेजों ने कहा था कि बलोचों को इज्जत दें, उन्होंने कहा बलोचों के साथ एहतराम के साथ पेश आए। ये बेवकूफ जो हैं, इनको तो आदाब हुक्मरानी भी नहीं आती है, ना ये अपने तारीख से सीखते हैं, ना ये जगराफिया से सीखते हैं। अब ये जिन्ना मरदूद, सुअर खोर जिन्ना मरदूद, जिसने के ब्लैकआउट न्यूज के ऊपर लगाया था बलूचिस्तान में, पहला न्यूज ब्लैकआउट आपको मालूम है अभिषेक भाई, किसने लगाया था? जिन्ना मरदूद ने लगाया था कि भाई इनकी जो भी न्यूज है बाहर नहीं आनी चाहिए। और खुद मौसूफ जो है उन्हीं दिनों में ढाका पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने अंग्रेजी में ऐलान किया कि ये कौमी जुबान जो है उर्दू होगी। तो भाई आपने अपना मुल्क का मुंह खुद काला किया है अपने गलत पॉलिसियों से, फिर आप कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान की फौज सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन ये खुद है, ना भारत इनका दुश्मन है, ना बलोच है, ना अफगान है। पाकिस्तानी फौज जो है अपने मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी बिल्कुल। अस्थाना जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, जाहिर तौर पर फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो घुटनों पर आती नजर आ रही है।